This is the current status. Introduction SAP Solman EWA ये हो गया. Any doubts so far on any topic? नो सर, इसमें तो कुछ नहीं है सर. कुछ नहीं है ना. कल का भी क्लियर हो गया ना Solman हाँ, कल EWA. का भी क्लियर हुआ सर, ये सॉल्व मैंने. क्या तो ASAP पे अभी चालू करते हैं. ASAP मेथोडोलॉजी. तो minimize print. So ASAP मेथोडोलॉजी ये एक मेथोडोलॉजी है जो SAP इम्प्लीमेंटेशन जो टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तो उसमें यूज की जाती है ये मेथोडोलॉजी. ठीक है. ASAP मेथोडोलॉजी इज स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटेड SAP. ASAP accelerated SAP. ASAP stands for accelerated SAP. So the purpose of having this methodology is to help design the implementation in most efficient manner. जो implementation project होता है ना उसे हम डिजाइन करते हैं इन अभी इन efficient मैनर यानी बहुत अच्छे से. अभी efficient को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो सही सही हो जाए पूरा जो प्रोजेक्ट होता है अपना एकदम स्मूथली जैसे बोलते हैं ना. तो उसके लिए हमें पहले डिजाइन करना पड़ेगा. अभी एकदम बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो अभी जैसे अभी आदित्य अकेला रहता है तो उसको कभी कभी वो कुकिंग भी करता होगा, सब्जी बनाता होगा. तो अगर उसको सब्जी बनानी है तो पहले वो प्रिपरेशन करता होगा ना कि प्याज काट लिया, जो भी सब्जी है आलू की सब्जी है तो आलू काट लिए, और फिर जो भी कुछ मसाला वगैरह रहेगा तो मसाला बना के सब प्रिपरेशन करके रेडी रखा है उसने. बस उसको सब्जी बनाने के लिए पतीला लेना है, उसमें तेल डाल के चालू करना है तो वो फिर प्रोसेस चालू हो जाती है. राइट. लेकिन उसके पहले का जो प्रिपरेशन है वो उसने करके रखा है. ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस है ऑफ मेकिंग फूड ये उसने पहले ही प्रॉपरली प्लान किया सो दैट ये जो पूरा प्रोसेस है फूड मेकिंग का वो स्मूथली कैरी आउट हो जाए है ना, एग्जीक्यूट हो जाए, फाइनल प्रोडक्ट मिले तो स्मूथ हो जाए. तो इस सेम कम्स हियर आल्सो कि ये जो मेथोडोलॉजी है तो ये जैसे मैंने बोला कि टू हेल्प डिजाइन द इम्प्लीमेंटेशन इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर. द पर्पस ऑफ हैविंग ASAP मेथोडोलॉजी इज टू हेल्प डिजाइन द implementation in most efficient manner. We can optimize. सर आपका आवाज बीच में कट जाता है. Quality of work and other kind of resources. यहाँ पे हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं. हाँ सॉरी सर, आपका आवाज बीच में ब्रेक हो जाता है थोड़ा सा. सॉरी. ब्रेक हो रहा था क्या? हाँ सर. अच्छा क्या बताया, रुको मैं नेटवर्क स्विच करता हूँ एक सेकंड. स्विच कर दो मुझे. सब्जी फूड मेकिंग का तो समझ में आ गया ना क्या मैंने एग्जांपल दिया था. हाँ सर. अभी सही आ रही है आवाज? हाँ सर, आप फाइन. अभी सही है ना. तो this is the way. So in ASAP,
हेलो सर। एक मिनट। हाँ ओके सर। ओके। हाँ सर। को यही तो समझ में आया जो के साथ जो मैंने बताया था, फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है, कैसे स्मूथली आप उसको एग्जीक्यूट करते हो प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि आपने सब प्रॉपर प्लानिंग किया है उसमें। रिसोर्सेज जो भी लगते हैं आपको, प्याज और टोमेटो, है ना, पोटैटो, ये जो भी है मसाला, आपने सब रिसोर्सेस, प्लानिंग, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन फूड मेकिंग प्रोसेस। तो उसके वजह से जो आपने पूरा प्रोसेस है उसको आपने जो उसका आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेस एवरीथिंग काउंट्स, और जो आउटपुट आता है इट दैट इज स्मूथ, पूरा प्रोसेस को स्मूथ करता है वो, राइट। सो दिस इज सेम हियर। सो Like द sir, पर्पस but ऑफ हैविंग, in sir, if we are going to explain about the like interviewer purpose, तो मतलब कैसे explain करेंगे फिर उसको हम लोग? Like हाँ ऐसे तो तो एग्जांपल इसको, हम नहीं दे। हाँ सर। हाँ ये नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जांपल दिया, अभी हाँ मैं हाँ ये सर। पूरा प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, ओके सर। क्योंकि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग दे दिया कि ये होता क्या है, तो अभी मैं आपको अब ये प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। अभी जो ओके मैं सर। बोल रहा हूँ ना वो समझो, ठीक अभी है। सुनो और उसको एब्जॉर्ब करो। ओके। सो ठीक है। सो वी कैन ऑप्टिमाइज द टाइम, पीपल, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड अदर रिसोर्सेस। ठीक है। व्हाई एसएपी, व्हाई ASAP methodology? Why ASAP methodology? So ASAP methodology means we can plan when the project is going to complete, when the technical, functional, all the streams are going to work. तो यहाँ पे phases होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। जैसे मैंने बोला कि कौन कब काम करेगा, टेक्निकल टीम कब काम करेगी, फंक्शनल टीम कब काम करेगी, किसका किसका प्रोसेस पहले आता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऐसे नहीं होता है ना कि डायरेक्टली अपन ने कुछ काम कर दिया और हो गया। जैसे आप घर बनाते हो, ठीक है, घर बनाते हो तो एक कारपेंटर, एक प्रोसेस होती है ना कि कारपेंटर कब आएगा, पेंटर जो होता है वो कब आएगा, जो सीमेंट वाला आता है, हर एक का सीक्वेंस है, राइट। पेंटर जो होता है घर को जो पेंट करता है वो सबसे एंड में आता है। जो स्टार्टिंग में आता है वो जो ईंटों से घर बनाता है वो पहले आता है, फिर कारपेंटर आता है, और फिर एंड में पेंटर आता है, राइट। ये सीक्वेंस हो गया, करेक्ट, घर बनाने का। तो सेम यहाँ पे भी है कि कौन सा टेक्निकल टीम पहले आएगा, फिर फंक्शनल टीम आएगा। ये जो भी है, जो हम इम्प्लीमेंटेशन, पूरा इम्प्लीमेंटेशन है जो प्रोजेक्ट है, तो इसको हम कैरी आउट होने के लिए ये जो सीक्वेंस होता है उसके मल्टीपल फेजेस होते हैं।
तो ये फेजेस को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 फेजेस होते हैं, तो ये 6 फेजेस के थ्रू हम कैरी आउट करते हैं पूरा प्रोसेस। तो फर्स्ट फेज होता है इसका, पहला हम प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंड इज योर बिजनेस ब्लूप्रिंट, थर्ड इज योर रियलाइजेशन, फोर्थ इज योर फाइनल preparation, fifth is your go live, sixth is your support, ठीक है। प्रिपरेशन, ठीक है। ये फेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम ये पूरा प्रोजेक्ट को कैरी आउट करते हैं, ओके। तो इसमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फर्स्ट फेज क्या है कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। सो इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन वी कैन इनिशिएट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट गैदरिंग। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। It is important to prepare the timeline, milestone, phase wise, क्योंकि ये बेस है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन इज योर बेस ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन इज द बेस ऑफ दैट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। मेक सेंस, समझ रहे हो? तो Yes, यहाँ sir. पे आपका पूरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टीम बिल्डिंग, जो भी सीनियर रिसोर्स, जूनियर रिसोर्स, टीम लीडर है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये जो भी हायरार्की होते हैं, यहाँ पे जूनियर आ गया, उसके ऊपर सीनियर आ गया, फिर टीम लीड आ गया, फिर मैनेजर आ गया, फिर आता है एक ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट को डिलीवर करता है, पीएम, ठीक है, पीएम। तो ये जो है सीनियर और जूनियर, ये जो भी है हायरार्की, टीम लीड वगैरह, तो ये सिर्फ बेसिस का नहीं है, ये सबका है। एफआई का हो गया, एसडी का हो गया, क्योंकि हम पूरा टीम बनाती है, पूरा टीम बनाते हैं हम। अभी एक पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सब टीम लगेंगे ना, एफडी, एसडी, एफआई, एमएम, है ना, पीपी, जितने भी लोग हैं, अब ऐप बेसिस सब लगेंगे। तो सबका ये जो ऑनबोर्डिंग होता है, ऑनबोर्डिंग है ना, रिक्रूटमेंट जो होता है, वो हम यहाँ पे किया जाता है। फिर इसमें भी आपका बेसिस है तो फिर बेसिस मॉड्यूल है, तो फिर बेसिस मॉड्यूल का फिर टीम लीडर कौन है, तो एफआई का टीम लीडर कौन है, सब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सारे रिसोर्सेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिर इन सब का एक एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर ऊपर के लेवल पे। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर कस्टमर के साथ कनेक्ट में रहता है, वो कस्टमर को सब कुछ अपडेट देता रहता है। सो इसके लिए दिस पर्सन इज द की पर्सन, प्रोजेक्ट मैनेजर इज द की पर्सन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, Sorry. ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द की पर्सन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो जो कौन से भी आप प्रोजेक्ट में जाओगे, भले ही वो इम्प्लीमेंटेशन है, माइग्रेशन है, सपोर्ट है, जो भी है, तो ये टीम लीड, वो तो हो गया तुम्हारे मॉड्यूल का टीम लीड, बेसिस का टीम लीड हो गया, ये टीम लीड एफआई का टीम लीड हो गया, ये टीम लीड एसडी का टीम लीड हो गया। ये सब लोग प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर कंटिन्यूअसली अपडेट लेके कस्टमर के टच में रहता है। तो वो ही प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, ही accepts the information or the requirement from the customer. So that's why project manager is the key resource in this project preparation phase, right? So यहाँ पे basically team building होती है, then your requirement gathering होती है, the project manager is identified here, he is the key person in the entire project, okay, he is the key person of the entire project. So यहाँ पे मला पाहिजे, आता तू गेला होता पहिला, तर मला पाहिजे, नंतर देतो, नंतर थोडं माझं काम झालं ना, थोड्या वेळाने की देतो मी. तू जेवताना देतो ना, मी तुला जेवताना देतो, मी देतो, देतो मी तुला, देतो ना.
तो यहाँ पे so we have to define the product milestone, some senior resources, project objectives, architectural design, environment, everything comes under project preparation phase. Okay. Okay. यस सर। सर लाइक यहाँ पे मतलब आर्किटेक्ट, सर यहाँ हाँ, पे बताया था आपने मतलब हर टीम का तो एक अलग से मतलब टीम लीड होगा और सबका एक कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, राइट सर? यस यस इसमें हर यस। तो इसका हर मतलब सपोर्ट का अलग होगा, प्रिपरेशन करने का अलग, मतलब पूरा का एक अलग टीम ही होता है क्या इसमें? नहीं 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 नहीं, ये फेज है। ओके। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट जो होता है, ये हम्म। उसके फेज है। प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो? आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, उसको बिल्ड करते हो, है ना? अभी आप समझो फ्रीलांसर हो, ठीक है? हम्म। आप वेब डेवलपर हो, ओके। वेबसाइट्स वगैरह बनाते हो आप, ठीक है? आप वेब डेवलपर हो, फ्रीलांसिंग काम करते हो, तो आप कस्टमर से मीटिंग करते हो, फिर कस्टमर बोलेगा कि मेरे को एक वेबसाइट बना के दो फेसबुक के जैसा, तो आप उसके साथ आप मीटिंग करोगे, फिर आप एक टीम बनाओगे जो ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, पूरा बनाएगा स्क्रैच से, और एंड तक जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके एंड प्रोडक्ट फाइनल रिजल्ट उसको दे देगा वेबसाइट बना के। ये उसका फाइनल प्रोडक्ट है वेबसाइट, ये तुम्हारा टीम है, ठीक है? तुम एक कंपनी के ओनर हो, आदित्य एंड आदित्य एंटरप्राइजेस, ठीक है? ये तुम्हारी कंपनी है। हम्म। तो एक कस्टमर आ गया और बोल रहा है कि मेरे को वेबसाइट बना के चाहिए इंस्टाग्राम फेसबुक के जैसा, मेरे को एक वेबसाइट बना के चाहिए फेसबुक के जैसा। तो तुम क्या करोगे? तुम एक टीम बनाओगे जिसमें कोडिंग वगैरह आता है पब्लिक जो बंदों को, तो आप जूनियर लोगे, आप आपके पैसों के हिसाब से लोगे ना, 2 जूनियर 1 सीनियर, यानी सीनियर जूनियर को काम असाइन करेगा और वो भी काम करेगा। तो सीनियर का सैलरी ज्यादा होता है, जूनियर का सैलरी कम होता है, हम्म। राइट? तो आप आपके बजट के हिसाब से सब ये टीम बनाते हो, जूनियर हो गए, सीनियर हो गए, फिर जो टीम लीड हो गया। तो अभी ये हो गया एक आपका कोडिंग डिपार्टमेंट जो आपका कोडिंग करेगा। एक होता है आपका डिजाइनिंग वाला डिपार्टमेंट जो यूआई के ऊपर काम करता है, यूजर इंटरफेस, तो वो उसकी भी एक टीम हो गई। तो ये सब, और इसके ऊपर जो आता है वो आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वो ये जो कोडिंग करते हैं डेवलपर, उनसे भी वो फीडबैक लेता है कि क्या स्टेटस है क्या नहीं है, कहाँ पे हो तुम लोग। और ये जो यूआई टीम है उनसे भी वो स्टेटस लेता है, और वो जो सारा स्टेटस है जो भी इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर को पास ऑन करता है, ताकि कस्टमर अपडेटेड रहे प्रोसेस से, कहाँ तक उसका वेबसाइट का काम चल रहा है, ठीक है? तो ये जो भी है, ये सब लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये डेवलपर का टीम हो गया, और ये यूआई यूएक्स वाला जो टीम है वो टीम हो गया, है ना? तो ये सब लोग एक प्रोजेक्ट जो फेसबुक, ये है, ये प्रोजेक्ट है, बराबर? ये कस्टमर का ये प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ये सब लोग काम कर रहे हैं, राइट? सेम हियर, एक प्रोजेक्ट है, उसे बनाना है हमें, तो सिर्फ बेसिस टीम नहीं बना सकती उसको, उसके लिए बाकी के टीम मेंबर्स भी चाहिए। एफआई टीम हो गई, एसडी टीम हो गई, एमएम टीम हो गई, जो भी टीम है, ठीक है? तो सबको मिला के सबके साथ काम करना पड़ता है हमें। ये एक टीम हो गई, ये दूसरी टीम हो गई, ये यहाँ पे तीसरी टीम है। तो ये सब के साथ अब फेजेस, सारे फेजेस, ये जो सारे फेजेस है 6 के 6, ये सब के साथ इक्वली डिवाइड होते हैं। तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या बना अपन ने? रिक्वायरमेंट गैदरिंग फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर का रिक्वायरमेंट गैदरिंग यहाँ पे हुई, उसको क्या एप्लीकेशन चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर बनाना है उसे। तो फिर अब ऐप टीम है वो कोडिंग करेगी, बेसिस टीम है वो सिस्टम सर्वर बिल्ड करेगी, एफआई टीम है वो कॉन्फ़िगरेशन करेगी, फाइनेंस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, एसडी टीम है वो सेल्स रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करेगी वहां पे, राइट? तो यहाँ पे मेन रोल होता है बेसिस टीम का, कि वो बताएगी कि कौन सी टीम कब लॉगिन करेगी, कौन सी टीम कब सिस्टम को एक्सेस करेगी। ये काम होता है बेसिस टीम का। तो बेसिस टीम ये आइडेंटिफाई करती है, अंडरस्टैंड करती है कौन कौन से टाइम पे
सिस्टम पे लॉगिन करेगा, यानी कौन अभी 2 महीने के बाद कौन सा टीम लॉगिन करेगी, 4 महीने के बाद कौन सा टीम लॉगिन करेगी, ये सब बेसिस टीम का काम होता है। वो आइडेंटिफाई करती है, वो अंडरस्टैंड करती है और वो कस्टमर को बताती है। राइट, समझ गए यहाँ तक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फर्स्ट फेज? यस सर। ओके, तो सेकंड फेज होता है बिजनेस ब्लूप्रिंट। नहीं समझे तो एक मुझे बताना, बीच बीच में कुछ भी डाउट आता है ना बताना मुझे, क्योंकि ये फेजेस होते हैं वो इतने टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्लियर होना जरूरी है। हाँ सर। ठीक है, कौन से फेज में कौन सा क्या काम होता है, क्या किया जाता है, वो आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नाम से भी तो सर थोड़ा समझ में आता है, लाइक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, हाँ वही, हाँ डिटेलिंग ऑफ द इस प्रोजेक्ट, लाइक हाउ टू स्टार्ट, हाँ यू ये शुड गिव बेस द। होता है। हाँ राइट, सर। और थोड़ा आपको आपका ये भी यूज करना होता है कि थोड़ा जो आपने लर्न किया है वो भी आपको इसमें ये करना होता है कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में ये फर्स्ट फेज है, तो फर्स्ट फेज इज नथिंग बट योर बिल्डिंग अ टीम। यस यस। सो फर्स्ट फेज में आप कस्टमर रिक्वायरमेंट भी लेते हो, टीम भी बनाते हो। तो ये टीम जो बनाते हो उसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो ये सब, डिफाइन करता है कि सर लाइक एंड क्या होना हाँ चाहिए ऐसे। करेक्ट, ऐसे। करेक्ट, करेक्ट, तो ये सब इसके अंदर आता है। ये सिर्फ बेसिस टीम के लिए ये फेजेस जो है, ये सिर्फ हम्म। बेसिस टीम के लिए ऐसा नहीं है, एफआई टीम के लिए ऐसा नहीं है, पूरे टीम, सारे टीम के लिए, एसएपी टीम के लिए, जितने भी एसएपी के अंदर टीम्स आती है ना, एफएम, एमएम, एफआई, एसडी, बेसिस, अबैप, इस सब के लिए फेजेस है एप्लीकेबल, क्योंकि ये सब लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के ऊपर ये सब लोग काम कर रहे हैं। राइट, तो ये सब सारे के सारे फेजेस सबको एप्लीकेबल है। ठीक है, so the next is your business blueprint. Basically this is a blueprint for the organization, what is necessary for the implementation. यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे डायग्राम्स आती है, पता है ना वो फ्लो डायग्राम आपने कभी करा होगा, देखो आपके एजुकेशन जो क्या बोलते हैं उसे, ग्रेजुएशन में कुछ फ्लो डायग्राम्स होती है ना, कि अगर ये हुआ, यस नो, तो ये सिचुएशन आई तो यहाँ पे ये आएगा, अगर ये सिचुएशन आई तो यहाँ पे ये आएगा, फिर अगर ये सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो फिर नेक्स्ट फेज में हम ये करेंगे, उसके नेक्स्ट फेज में हम ये करेंगे। ये आपने करा होगा ना कभी, आपके इसमें मैथ्स में भी आता है ये, स्कूल टाइम में भी आपने करा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिजनेस ब्लूप्रिंट में, सो वी डू यहाँ पे हम लोग ये जो डायग्राम्स होते हैं ना, these all nothing, these diagrams are nothing but your technical diagrams. So ये जो technical architects होते हैं, they perform this activity, they sits with the customer, they, यहाँ पे क्वेश्चन आयर होता है, क्वेश्चन आयर कस्टमर के साथ होता है, पूरा एंड टू एंड पूरा सिस्टम को वो समझते हैं। जो बिजनेस आर्किटेक्ट होते हैं, टेक्निकल आर्किटेक्ट, बिजनेस आर्किटेक्ट, वो कस्टमर के साथ बैठ के मीटिंग करके उसको क्वेश्चन करते हैं कि बाबा तेरा सिस्टम ऐसा है तो फिर क्या होगा, उसके अंदर कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पूरा ए टू जेड इन डिटेल पूरा वो समझते हैं सिस्टम को, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, एंड बेस्ड ऑन दैट दे परफॉर्म, दे डिजाइन द सिस्टम। जैसा आर्किटेक्ट होता है अपना घर का, बिल्डिंग का, वो बनाता है ना पूरा ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर, 1 एकड़ में पूरा एक बिल्डिंग आएगा या फिर बंगला आएगा, फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हॉल, लिविंग रूम, किचन, ऊपर 2 बेडरूम, फिर उसके ऊपर एक स्टडी रूम तीसरे फ्लोर पे। ये जो भी आर्किटेक्चर करते हैं वो पूरा कस्टमर रिक्वायरमेंट फिर सब कुछ समझ के, जो भी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होती है वो सब लेके, फिर देन दे व्हाट दे डू, उनका काम होता है ये आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना, बाहर से लेआउट बनाते हैं, फिर अंदर से रूम वाइज लेआउट बनाते हैं, सब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। सेम गोज हियर, ये जो जैसे मैंने बोला कि बिजनेस आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट, वो सब कस्टमर के साथ बैठ के इन डिटेल डिस्कशन करके कि आप व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर इज आस्किंग फॉर, व्हाट इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कि अगर उसको कितने एप्लीकेशंस बनाने हैं, और हर एप्लीकेशन में क्या स्कोप रहेगा, कैसे वर्किंग होगी, क्या क्या उसको चाहिए,
तो वो सब यहाँ पे डिजाइन किया जाता है बाय टेक्निकल आर्किटेक्ट्स, राइट। तो उसके प्रॉपरली डिजाइनिंग डायग्राम डिजाइन करे जाते हैं, और फिर ये डायग्राम को वो, ये जो अपनी टीम है MM SD FI बेसिस ABAP, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो सारी टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सो दैट दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। मेक सेंस? यस सर। जैसे अपना नॉर्मल ब्लूप्रिंट होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो नॉर्मल जो ब्लूप्रिंट होता है ना अपना, जिसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ये जैसे मैंने अपार्टमेंट का, जैसे घर का मैंने बताया, आपने देखा ही होगा ना दोनों ने, घर का जो ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या बोलते पता होगा ना आपको, किसे बोलते लाइक ब्लूप्रिंट? डिजाइन ऑफ द हाउसेस सर, लाइक हाँ, यस। हाँ, सर तो मतलब एक यहाँ डाउट है मुझे इससे, हम्म मतलब आपने जब मुझे स्टार्टिंग में हम लोग को बताया था कि एसीपी में दो रोल होता है, एसीपी बेसिस कंसल्टेंट और एसीपी बेसिस एडमिन, राइट? तो इसमें आर्किटेक्चर का रोल भी आ जाता है क्या, मतलब नहीं आपने? नहीं नहीं नहीं, ये दोनों एक ही है। कंसल्टेंट और क्या क्या बताया था मैंने? एडमिन कंसल्टेंट और सर, एडमिन एडमिन। वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो वो सिर्फ मतलब उसको नाम दिए, अलग अलग नाम दिए। अभी तुम आदित्य हो, तुम्हें आदित्य, बाहर आदित्य बुलाते हैं, घर पे तुम्हें सोनू, मोनू, कुछ तो होगा ना तुम्हारा घर का नाम, तो हाँ तुम सर, हाँ। सोनू भी तुम ही हो, आदित्य भी तुम ही हो। तो वैसी टेक्निकल आर्किट ये कंसल्टेंट भी वही है और एडमिन भी वही है, वैसा है। कंसल्टेंट तो सर दूसरे के लिए है, मतलब जो भी क्या चीज? कस्टमर है वो कंसल्टेंट बोल देते हैं। हाँ, कस्टमर होता है वो कंसल्टेंट बोलता है। नहीं सर, अभी अभी आर्किटेक्ट जैसे समझा रहे थे आपने मुझे कि बिजनेस ब्लूप्रिंट जब आर्किटेक्ट बना था, तो आर्किटेक्ट रोल, इस आर्किटेक्ट का रोल भी मतलब इस हम लोग में आ जाता है एसीपी में? हाँ, तो यहाँ पे जो टेक्निकल आर्किटेक्ट होता है ना, हाँ वो हाँ। बहुत 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 एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, जो जिसको अच्छा 25 साल अच्छा का अच्छा, एक्सपीरियंस है। समझ गया 25 साल समझ। का बेसिस का एक्सपीरियंस है ये, या फिर 25 साल का उसको FI MM SD फंक्शनल, फंक्शनल एंड 20+। ये जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, टेक्निकल आर्किटेक्ट, वो 20+ वाले होते हैं सब, ट्वेंटी अच्छा, प्लस एक्सपीरियंस वाले। हाँ, उनको मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस सैलरी, होता है बहुत। सैलरी भी अच्छा खासा होता होगा। सैलरी का तो छोड़ दो, लेकिन ये जो होते हैं ना, सैलरी तो उनको बहुत रहता है, लेकिन ये जो होते हैं ना, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तुम तुम ये 10 साल वाले जो, यानी जो हम लोग हैं, वो भी हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। अगर उसने उसने अगर बोला कि ये ईस्ट है, ये हम्म। पूरब है, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये पूरब है, क्योंकि ये भाई को एक्सपीरियंस है। हमने जितना काम नहीं करा है उतना काम इस बंदे ने किया। तो अगर ये बोलते हैं कि ये ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो अपने को फिर वो मानना है कि भाई हाँ ठीक है, ये बोल रहा है तो ये ईस्ट ही होगा। These people make least amount of mistakes, least minor negligible amount of mistakes, ना के बराबर। इसलिए इनको ये रोल दिया जाता है, टेक्निकल आर्किटेक्ट। अगर वो बोले कि भाई ये जगह है, ये जगह पे तुम ये करो, ग्राइंडिंग चालू करो, खोदना चालू करो, नीचे तुम्हें तेल के कुएं मिलेंगे, तो बस तुम्हें आंख बंद करके बस मैन फोर्स लगाओ यहाँ पे, खोदना चालू कर दो, क्योंकि उससे पता है कि यहाँ पे तेल के कुएं मिलते हैं। उसने यहाँ पे वो जो मिट्टी का परीक्षण किया होगा उसने, उससे उसको पता चला होगा। तो वो आर्किटेक्ट जो होता है टेक्निकल, वो बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग होता है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरी सिंगल सिस्टम। PW हो जाए, CRM हो जाए, S4 हो जाए, ECC हो जाए, जो भी सिस्टम है, उनको इन एंड आउट सब पता होता है, वर्किंग पता होती है, फंक्शनलिटी पता होती है। एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस ओनली दे go and talk with the customer. They understand the requirement of customer, and they you know, take the exact requirement from the customer and they give it to us in form of these kind of diagrams. ठीक है, बिजनेस ब्लूप्रिंट क्लियर है? ओके, यस सर। The next is your realization. So after completion of business blueprint, we will start realization. Here functional experts are ready to begin the configuration in SAP. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि रियलाइजेशन में
functional consultant, they will start यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में हमने टीम आइडेंटिफाई की और हमने अपना प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सीनियर जूनियर ये वो सब करा। यहाँ पे हमने सिस्टम को भी बिल्ड किया। एज ए बेसिस कंसल्टेंट हमने यहाँ पे सिस्टम को भी बिल्ड किया, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में। yes, और नेक्स्ट फेज में अपन ने बिजनेस ब्लूप्रिंट में पूरा कस्टमर से एनालिसिस लिया, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ली, यहाँ पे टेक्निकल आर्किटेक्ट लोगों ने यहाँ पे डिजाइन डायग्राम्स ड्रॉ किया, ब्लूप्रिंट, पूरा ब्लूप्रिंट अपने को यहाँ पे मिला ये फेज में। अभी रियलाइजेशन में जो फंक्शनल टीम होती है वो यहाँ पे लॉग इन करती है। अभी जब ये दो फेज होते हैं, ये जो दो स्टार्टिंग के इनिशियल दो फेज होते हैं, समझो अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होने को एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको एंटिसिपेट किया जाता है और एक अंदाजा लगाते हैं कि ये प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है वो पहले डिसाइड होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप कभी भी स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में ही डिसाइड होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट, जैसे मैंने बोला था कि माइलस्टोन यहाँ पे डिफाइन किया जाता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में कि इसको 12 महीना लगेगा, ये प्रोजेक्ट खत्म होने को इट विल टेक 12 months, दैट इज योर 1 year, ठीक है, 1 year, राइट। तो ये पूरे 6 फेज खत्म होने को 1 साल लगेगा। तो अभी ये जो इनिशियल के दो फेज है तो उसको ही 4 महीना लग गया, 4 महीना, हर फेज को 2-2 महीना लगेगा। ये उन्होंने पहले से ही एंटिसिपेट किया है बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। तो अभी उन्हें पता है कि ये इनिशियल जो 2 फेज है उसे 4 महीना लगेगा। सो बाकी के जो यहाँ ये रियलाइजेशन फेज में जो टीम लॉग इन करेगी उसे 5वें महीने में लॉग इन करना है, यानी मई मंथ, 1 मई। तो हम इन लोग को टारगेट देंगे कि आप लोग यू रेस्ट टिल initial 4 months and you log in on the first day of 5th month, not exactly first में। मैंने एक एग्जांपल दिया कैलेंडर के हिसाब से, 12 महीने के हिसाब से। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हो गए, अभी 5वां महीना होता है आपका ये। तो ऐसा डिपेंड करता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि सर ने बोला 12 महीने यानी हर प्रोजेक्ट 12 महीने में खत्म होगा, नहीं। मैंने एक जस्ट रफ आपको एस्टिमेट बताया कि एक जस्ट फॉर आवर कैलकुलेशन, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, just for our calculation, just for our understanding कि कुछ है अपने पास, then it will take time of 12 months। और फिर इनिशियल 2 फेज को 4 महीने लगा, तो तीसरा फेज जो होता है वो 5वें महीने में स्टार्ट हो जाएगा, like that। ठीक है। सो in realization phase, here functional experts are ready to begin the configuration in SAP. That is nothing but a functional configuration they will do here, right? So here we start the installation of SAP system configuration, then functional team will start the business process requirement configuration. समझे नहीं समझे? सर थोड़ा सा तो एक्चुअल रियलाइजेशन में क्या होता है ना, एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। सब ये जो SDMM ये जो भी टीम है, ये सब कुछ, सब लोग ये फेज जब चालू होता है, क्योंकि ये इनिशियल 2 फेज में तो सब काम हो गया ना, जो बेसिक प्रिपरेशन वाला काम होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम क्या रिसोर्स बिल्डिंग, रिसोर्स गैदरिंग, ये सारे टीम मेंबर्स हमने बना लिए, टीम बनाई, ये आर्किटेक्चरल डायग्राम बनाए, कस्टमर से रिक्वायरमेंट लिया, सब हो गया अपने पास। अभी अभी काम कब चालू करना है? काम चालू करना है ना अभी, तो ये रियलाइजेशन फेज में एक्चुअल काम चालू होगा। ये रियलाइजेशन फेज में एक्चुअल काम चालू होगा। यहाँ पे हम सिस्टम बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शनल टीम दे विल स्टार्ट बिल्डिंग देयर फंक्शनल थिंग्स, कस्टमाइजेशन जो भी है, या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है फंक्शनल टीम को, FI रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, SD रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो भी है बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो भी है वो सब रियलाइजेशन फेज में होता है। रियलाइजेशन फेज बोले तो एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स,
अभी तुम्हारे पास अभी एग्जांपल लेता हूँ, रिलेट करोगे तुम। तुम्हारे पास समझो एक 10 एकड़ का, या फिर चलो एक कितना 2000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट पड़ा है तुम्हारे पास, ठीक है। ये तुम्हारा 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। तो तुमने सोचा कि अभी तुम्हारे पास तो पैसा है, 2-3 करोड़ रुपए है समझो, ठीक है। तो तुम अभी क्या करोगे, तुम बोलोगे कि अभी इतना पैसा है मेरे पास, तो मेरे को एक घर बनाना है। अच्छा, तो तुम पहले आर्किटेक्ट को पकड़ोगे। आर्किटेक्ट से तुम ये उसको मैप दिखाओगे। ये आर्किटेक्ट को पकड़ोगे, यानी तुम्हारा धीरे धीरे देखो तुम टीम बना रहे हो। पहला आर्किटेक्ट हो गया। वो क्या आर्किटेक्ट क्या करेगा, आपको एक बिजनेस ब्लूप्रिंट देगा बना के, कि बिजनेस ब्लूप्रिंट नहीं, ये अपना स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट, कि तुम्हारा बिल्डिंग 2000 स्क्वायर फीट में है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें पार्किंग चाहिए, गार्डन चाहिए, फाउंटेन चाहिए, है ना, सामने। पीछे भी तुम्हें एक गार्डन चाहिए, प्ले एरिया चाहिए, और यहाँ पे एक बड़ा सा आलीशान गेट चाहिए, और नीचे तुम्हारी 2-3 गाड़ियां खड़ी रहे, अंडरग्राउंड पार्किंग चाहिए तुम्हें। तो ये सब जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है। फिर जो आर्किटेक्ट होता है वो यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाता है कि तुम्हारा घर कैसे दिखेगा, बाहर से कैसे दिखेगा, अंदर से कैसे दिखेगा। फिर ये सब हो गया, फर्स्ट 2 फेज में ये सब हो गया। अभी रियलाइजेशन फेज आ गया। अभी तुम लोग यहाँ पे सब काम करना चालू करोगे। तुम जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उससे तुम वो बोरियां, सीमेंट की बोरियां और ब्लॉक्स, वो सब लेके आओगे, सब यहाँ पे आप डालोगे। यहाँ पे पब्लिक जो होती है, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ पे, क्या बोलते हैं, कारागिर। हमारे यहाँ पे तो उनको मीन्स यही बोलते हैं, कारागिर बोलते हैं, जो कारीगर है। घर बनाते हैं। हाँ, तो कारागिर मीन्स आएंगे, कारागिर फिर यहाँ पे एक्चुअल वर्क दे स्टार्ट इन, दिस इज रियलाइजेशन फेज फॉर देम। यहाँ पे सब सीमेंट आ गया, ब्लॉक्स आ गए। नाउ दे विल स्टार्ट बिल्डिंग द हाउस बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट, जो भी उसको आर्किटेक्ट ने ब्लूप्रिंट दिया है, कि नीचे यहाँ पे एक हॉल बनेगा, तो वो 20 बाय 20 का हॉल बनेगा, तो बेस्ड ऑन दैट वो इतना जगह रखेगा, और उतना ही वो मार्किंग के बेसिस पे ही वो हॉल बनाएगा। जो भी होता है वो ये जो कारीगर लोग होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल स्टार्ट वर्किंग। एक्चुअल वर्क यहाँ पे स्टार्ट होता है। पहले तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टीम बिल्डिंग, ये सब हुआ। ये रियलाइजेशन फेज में एक्चुअल वर्क स्टार्ट होगा। सेम गोes here. In realization phase, all the team members they'll start working. जो तुम्हारे FI साइड से जो है, SD साइड से जो है, MM साइड से जो है, बेसिस साइड से जो है, ABAP साइड से जो है, सब लोग यहाँ पे एक्चुअली काम करना चालू कर देंगे रियलाइजेशन फेज में। तो यहाँ पे जो भी अभी फंक्शनल साइड से अगर उनको कुछ भी कस्टमाइजेशंस करने हैं, कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, जो भी कुछ अबैपर्स को जो भी कोड लिखना है, बेस सिस्टम को जो भी जो भी सेटअप करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, वो सब दे विल स्टार्ट वर्किंग इन रियलाइजेशन फेज। ओके, ये रियलाइजेशन फेज समझिए। हाँ यस सर। ओके, द नेक्स्ट इज योर फाइनल प्रिपरेशन। तो फाइनल प्रिपरेशन इज नथिंग बट योर, तुम फाइनल प्रिपरेशन की तरफ आते हो, ठीक है। तो ये जैसे ही आप ये चौथे फेज में तुम एंटर करते हो, रियलाइजेशन हो गया, सब डेवलपमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन इज डन, एवरीथिंग इज डन। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू फाइनल प्रिपरेशन। तो फाइनल प्रिपरेशन इज नथिंग बट योर टेस्टिंग फेज। यहाँ पे आपका हर टाइप का टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, जितने भी टाइप के टेस्टिंग आपको बताए ना, सब कुछ यहाँ पे किए जाता है इन फाइनल प्रिपरेशन। और जैसे ही आप फाइनल प्रिपरेशन में आते हो, टेस्टिंग फेज शुरू हो जाती है। वो टाइम पे ही गो लाइव का डेट डिसाइड होता है। गो लाइव यानी गो लाइव का मतलब पता होगा ना तुम्हें। टेस्टिंग सर, लाइक कि मतलब सब कुछ स्मूथ है कि नहीं, लाइक देयर इज एनी नीड टू चेंज एनी समथिंग। स्टार्ट कर देना आपने। नहीं नहीं नहीं, गो लाइव का मतलब पता है क्या तुम्हें, गो लाइव क्या होता है। चालू अच्छा, करना। गो लाइव का मतलब होता है कि एक बिगिन में ना सर, उस मतलब जो भी हमने चेंजेस किया है उसको मैंने देखता हूँ कि मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं, लाइक उसमें कोई। नहीं नहीं
नहीं, दीपक तुम कुछ तो बोल रहे थे, तुम्हारा क्या था आंसर? चालू करना सर गो लाइव। नहीं नहीं, आवाज नहीं आया बराबर, क्या बोल रहे मैं सर स्टार्ट करना गो लाइव मतलब हो? चेक करने नहीं के नहीं लिए। नहीं, गो लाइव क्या होता है कि अभी आ, ये जो तुम्हारा प्लॉट है, ठीक है, तो ये तो तुम यहाँ पे तुम रोज नहीं जाओगे, तुम रहते हो नोएडा और तुम ये प्लॉट बना रहे हो गुड़गांव में, तो तुम वहां पे दूर है, अभी मेरे को नहीं पता एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नोएडा से गुड़गांव बहुत दूर है। तो तुम डेली ट्रैवल नहीं करोगे, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो रोज का काम देख रहा है यहाँ पे, जो कारीगर सब लोग काम कर रहे नहीं कर रहे, तो यहाँ पे उसने बिल्डिंग बना के रखी, जैसे भी आपने जो बताया था 3 माले का बिल्डिंग चाहिए, तो सब यहाँ पे हो गया है, फिर इलेक्ट्रिशियन फिटिंग बिटिंग सब हो गया। तो अभी वो आपको बताएगा कि भाई अभी काम सब हो गया है, आज का डेट क्या है, आज का डेट है 24 फरवरी, तो आपको 1 मार्च को ये घर मिल जाएगा। तो ये जो डेट होती है, दिस इज योर गो लाइव डेट, जो फाइनल डेट है, तो वही है, दिस इज योर गो लाइव डेट। तो यहाँ पे जब तुम फाइनल रियलाइजेशन में एक्चुअल डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन होता है, करेक्ट, वो होने के बाद डेवलपमेंट सब होगी रियलाइजेशन फेज में, आप जब फाइनल प्रिपरेशन में आते हो ये फेज में, यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिंग होती है, यहाँ पे टेस्टिंग करते हो, तो हर टाइप का टेस्टिंग होता है यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, जितने भी टाइप की टेस्टिंग होती है सब फाइनल प्रिपरेशन में करते हैं। तो जब यहाँ पे ये जो टास्क परफॉर्म होता है टेस्टिंग का, वो टाइम पे यहाँ पे पता चल जाता है कि कितना काम पेंडिंग है, ये जो डेवलपमेंट टीम ने जो भी काम किया है वो कितना काम पेंडिंग है। अगर थोड़े से ही एरर है फाइनल प्रिपरेशन में, तो फिर वो कस्टमर को बोल देंगे कि भाई नेक्स्ट वीक में गो लाइव है, ये जो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो लाइव जाएगा नेक्स्ट वीक में, समझो 1 मार्च को, यानी वो नाउ यू कैन एक्सेस द सिस्टम ऑन 1 मार्च। जो भी तुमने जो यहाँ पे वेबसाइट बनाने को बोली है ना फेसबुक जैसा, वी विल डिलीवर इट टू यू ऑन व्हेन, ऑन 1 मार्च। तो ये गो लाइव का डेट हम उन्हें दे देते हैं, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट सिस्टम विल गो लाइव। यहाँ पे सब हो गया, हमने यहाँ पे सिस्टम बिल्ड की, यूजर्स बनाए, कंसल्टेंट्स बनाए, बिजनेस ब्लूप्रिंट हुआ, एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, टेस्टिंग हो गया, नाउ गो लाइव इज ऑन 1 मार्च। ठीक है, अभी जैसे 24 आज का है डेट, 24 फरवरी, तो सिर्फ अपने को 1 मार्च के लिए कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, राइट, ये 28 का महीना है, तो अपने पास बचे सिर्फ 4 दिन। तो अभी तुम्हें एक बार तुमने कस्टमर को गो लाइव डेट दे दिया, दैट मीन्स अभी दे दिया, अभी तुमको 1 मार्च को गो लाइव कैसे भी करना ही है। तो अगर तुम यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हो टेस्टिंग फेज में जब तुम हो, तब तुम्हें पता है कि अरे मेरे पास 2 दिन का ही काम है, 2 दिन के बाद सिस्टम ऑल ओके है, 2 दिन के बाद सिस्टम रेडी हो जाएगी, लेकिन फिर भी तुम एडिशनल एक बफर टाइम रखते हो और उसको कस्टमर को 4 दिन बोलते हो कि 4 दिन का काम पेंडिंग है, और फिर आपको 1 मार्च को सिस्टम गो लाइव करके देंगे हम। अभी यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम हो गया, आपने 2 दिन का एक्सपेक्ट किया था कि 2 दिन में अपना काम हो जाएगा, और 2 दिन में अपन थोड़ा सा शांति रखेंगे और थोड़ा सा सिस्टम को चेक करेंगे ऑन एंड ऑफ, ठीक है, लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि अभी जो 2 दिन का काम आपने एक्सपेक्ट किया था वो एक्चुअली और बढ़ गया, डबल हो गया। तो अभी लेकिन लेकिन यहाँ पे आपने 1 मार्च तो कस्टमर को दे दिया, तो अभी आपने दे दिया तो आपको फिर वो फॉलो करना ही है। तो नाउ आपका शिफ्ट टाइमिंग जो है 9 to 5, भूल जाओ, 9 to 5 विल नॉट वर्क। तुम अभी 4 दिन इतना काम करोगे कि वो पूरा डिलीवर हो जाए गो लाइव, उसके बाद तुम छुट्टी ले लो महीना भर, कोई फर्क नहीं, लेकिन ये 9 to 5 भूल जाना है। अगर 2 दिन का काम 2 दिन में हो जाए तो फिर ठीक है, अगर ये 2 दिन का काम 2 दिन में नहीं हुआ, उसमें भी कुछ अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस्टेक आ गया या फिर कुछ बग्स निकल गए, जिसकी वजह से ये टाइमलाइन कभी चेंज नहीं होगा, एक बार गो लाइव दे दिया तो दे दिया,
तो अभी तुमको टाइमलाइन मैच करनी है, तो अभी तुमको 24 घंटा काम करो, 4 दिन के लिए 24 घंटा काम करो, टाइमलाइन मैच करो, कस्टमर को गो लाइव कर दो प्रोडक्ट, और फिर तुम छुट्टी पे चले जाओ, तो फिर बाद में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तुमने जो कस्टमर को गो लाइव डेट दिया है ना, प्रोजेक्ट फाइनल हैंड ओवर, गो लाइव इज नथिंग बट हैंड ओवर, तो वो जो दे दिया तुमने, तो दे दिया तुमने, अभी तुमको मैच करना ही है बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी विच वे, राइट? सो दिस इज योर गो लाइव, ठीक है? Like sir, क्लियर we can say that कि go live it's nothing like to hand over the final project to the customer. हाँ हाँ, अच्छा। करेक्ट करेक्ट। तो अभी तुमको जैसे मैंने बोला है कि भाई तेरा घर में, तेरा मकान में 1 मार्च को बना के दे दूंगा, लेकिन अभी 1 मार्च तो मैंने बोला है, अभी मेरे को पता है कि बस कुछ नहीं, कल पेंटर आएगा, वो कल एक पेंट मारेगा और दूसरे दिन और दूसरा हाथ मारेगा और परसों, तो अपने पास और 2 दिन पड़े पेंडिंग, तो 4 दिन के 2 दिन का ही काम बचा, पेंटर का ही काम बचा, वो 1 दिन में खत्म हो जाएगा, मेरे को पता है। लेकिन पेंटर ने तो पेंट मार दिया, मैंने तुमको 1 मार्च का डेट दिया है, राइट? अभी थोड़ा विजुअलाइज करो, मैंने तुमको 1 मार्च का डेट दिया कि तुम्हें मकान मिलेगा, मेरे को पता है कि सिर्फ 1 दिन का ही काम है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली दूसरे दिन प्लान जो है तुम्हारी, वो किसी कारण से टूट जाती है और पूरा घर में लीकेज। तो अभी मैं ऐसा तुमको नहीं बोल सकता हूँ कि यार ये सर 1 मार्च नहीं होगा, ये 5 मार्च को मैं तुम्हें घर दूंगा, नहीं। तुमको 1 मार्च बोला है ना, तो तुमको 1 मार्च को ही घर मिलेगा। अभी वो पाइपलाइन फूटी है, तो अभी वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी मेरे को वो सब पानी निकालो, पाइपलाइन फिक्स करो, 12 घंटा काम करके वो सब रिपेयर करो, फिर से एक बार चेक करो, और तुम्हें किसी भी हाल में 1 मार्च को ही काम, तुमको घर डिलीवर करो। फिर मुझे दिन का रात, रात का दिन करना भी पड़े तो भी कोई नहीं, करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हें 1 मार्च गो लाइव डेट दी है, वैसा होता है। समझे? अभी अभी क्लियर है Yes sir. गो लाइव का? हम्म। कंफ्यूज हो? Yes sir, continue. सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट इज नथिंग बट यू गिव सपोर्ट टू द कस्टमर आफ्टर प्रोजेक्ट गो लाइव। नाउ यू हैव गिवन, हैंड ओवर हो गया प्रोजेक्ट का, यू हैव गिवन, you have delivered the project to the customer here on 1st of March. Now customer has started using the product. ये जो एप्लीकेशन जो आपने बना के दिया है कस्टमर को, तो यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स काम किया, राइट? FI, SDMM, ABAP, बेसिस। तो ये जो सपोर्ट फेज होता है, तो सपोर्ट फेज में सारे टीम मेंबर होते हैं, सिर्फ बेसिस टीम मेंबर नहीं होंगे, सारे टीम मेंबर होंगे, SDFI बेस जिन्होंने भी काम किया है ना ये प्रोजेक्ट पे, वो सारे सपोर्ट में ही रहते हैं। तो ये जो अभी तुमने कस्टमर को सिस्टम डिलीवर करी है, तो अभी कस्टमर को तो पता नहीं है ना कि कहाँ पे क्या चीज का ऑप्शंस कहाँ पे है, उसका फिर वर्किंग कैसा है, डिजाइनिंग क्या आपने जो बनाया तो वो कैसा है, कभी कभी फिर उनको एरर आते हैं। तो एरर आता है तो फिर वो कस्टमर क्या करता है, टिकट रेस करता है, आइदर वो तुमको ईमेल करेगा या फिर सर्विस नाउ में टिकट रेस करेगा, वो टिकट जाएगा सपोर्ट टीम के पास, फिर सपोर्ट टीम देखेगी कि अच्छा ये FI का है, तो FI वाले बंदे वो टिकट को पिक करेगा और उसके ऊपर काम करेगा और उसको रेजोल्यूशन देगा। सो दिस इज नथिंग बट योर सपोर्ट प्रोजेक्ट, सपोर्ट फेज। समझे? Yes sir. ये होता है पूरा ASAP मेथोडोलॉजी, एक्सेलरेटेड SAP। वी परफॉर्म, अभी अभी फिर से एक बार जो ASAP का मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताया ना, वो एक बार फिर से तुम सुनोगे, ये सारे फेजेस तुम्हें समझ आ गए, 6 के 6। आगे। Yes. तो ये अभी अभी फिर से मैं ASAP मेथोडोलॉजी का डेफिनेशन बोलता हूँ, तो तुम्हें क्लिक होगा कि मैंने क्या बताया। So accelerated method, the purpose of having accelerated ASAP methodology is to help design the implementation in most efficient manner. सब कुछ स्टेप बाय स्टेप
फेज वाइज हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज। जैसे अभी तुम्हें ये भी पता होगा ना कि मेट्रो का काम होता है, मेट्रो बनती है तो वो भी फेज वाइज बनती है। दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा, है ना, ऐसा फेज वाइज बनती है। पहले एक फेज का वो ये करेंगे, बनाएंगे, ये सब अच्छे से हो गया, देन दे विल गो विद द नेक्स्ट फेज, फिर थर्ड फेज, फिर फोर्थ फेज, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर ये पूरा लंबा रूट बनता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे ये फेज वाइज है, सब 6 के 6 फेज है, इसको हम फॉलो करते हैं। इसमें जो भी, जैसे मैंने आपको डिटेल में समझाया कि ये फेज में क्या होता है, ये फेज में क्या होता है, वो सब हम फॉलो करते हैं, और उसके बाद ही अपने को जो रिजल्ट मिलता है वो स्मूथली एग्जीक्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, सक्सेसफुल। क्लियर है? नहीं यस क्लियर है कंफ्यूजन सर। तो होगा तो सब बता लाइक देना। सपोर्ट का काम तो मैं इसमें हमेशा हमेशा ही रह जाएगा ना सर? हाँ, सपोर्ट का काम हमेशा रहता है। क्योंकि मतलब अभी कुछ भी कैसा होता है ना यूजर्स। वो, सपोर्ट का काम कैसा होता है, अभी देखो, अभी तुम समझो फॉर एग्जांपल तुम टीसीएस पे काम कर रहे हो, ठीक है, ओके। ये जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है ये टीसीएस ने किया, ठीक अच्छा। है, लेकिन सपोर्ट जो है वो कैपजेमिनी के पास गया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जो दिया है टीसीएस ने इनिशियल 1 साल का, उससे कस्टमर हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर से ओ। टेंडर खुलता है, टेंडर में लोग बिड कर रहे हैं। टीसीएस ने बिड किया 1,000 करोड़, कैपजेमिनी ने बिड किया 500 करोड़, तो कस्टमर जाएगा कैपजेमिनी के पास 500 करोड़ सस्ता, और फिर वो 1 साल कैपजेमिनी के साथ वो प्रोजेक्ट, सपोर्ट प्रोजेक्ट रन करेगा, तो फिर वो तुम्हारे हाथ से सपोर्ट प्रोजेक्ट गया कैपजेमिनी के पास। तो ऐसा होता है, ये अंदर ऐसे चलता है सब गेम। अच्छा। सर ये एसएप मेथोडोलॉजी में फिर बेसिक स्टीम का कोई वर्क नहीं रहेगा? है ना, सिस्टम कौन बनाएगा? अच्छा। सिस्टम हम बनाएंगे ही नहीं, तो ये फंक्शनल वाले क्या करेंगे, एप वाले क्या करेंगे? एक्सेस वगैरह देने का उनको, काम तो इसमें एसएपी का ही हो गया ना फिर। हाँ, अगर उनको अगर कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो हम्म, उनको सारे राइट्स नहीं होते, बेसिस सिस्टम को सारे राइट्स होते हैं, तो अगर उनको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है या फिर कुछ कस्टमाइजेशन भी करना है वो तो बेसिक वो स्टीम का। हमें बताएंगे, वो अपना, अच्छा। हाँ, वो अपना अपने साथ बैठ के काम करेंगे फिर वो। हम्म, तो लाइक वी आर द सॉरी। टीम हु सब मैनेज में, एवरीथिंग, लाइक गिविंग द हाँ, एक्सेस परमिशन, कब किसको क्या देना, लाइक from- मैनेज। हाँ, स्टार्ट से एंड तक अपना ही काम होता है, यानी नहीं। अपन बेसिस का है ना, किंग है लाइक अपने। फंक्शनल टीम तो आएंगे चले जाएंगे ना सर, डेवलप करेंगे वो चले जाएंगे, लाइक बट चले जाएंगे वो, हाँ, नहीं लेकिन सपोर्ट में रहते हैं वो लोग भी। मतलब हाँ बैकएंड से तो रहते ही होंगे। हाँ, सपोर्ट में रहते हैं वो लोग भी। बेसिस टीम कैसा नहीं, ये सारे मॉड्यूल का ना किंग होते हैं, अपने बिना बोलते हैं ना वो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उनको कुछ जैसे हाँ। कस्टमाइजेशन, जो उनको अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कस्टमाइजेशन करना है, तो वो अपने को अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरा एक्सेस नहीं होता है, एक्सेस होता है अपने पास। और ये ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के अपने पास एक्सेस रखते हैं, ये हम्म, पर्पसली रखा जाता है, क्योंकि किसी को भी हम एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि अगर किसी ने कुछ रैंडमली कुछ चेंजेस किए या फिर छेड़खानी की, या फिर कोई जूनियर है जिसे इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, गलती से उसने कहाँ पे जाके कुछ एग्जीक्यूट कर दिया या फिर कुछ सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो उन्हें देते ही नहीं है हम। अगर उन्हें कुछ करना भी है, देन वी गो विद द प्रोसेस। फर्स्ट वो कस्टमर से अप्रूवल आएगा, फिर जो अपने जो लीड होते हैं, जैसे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर बोला, उससे अप्रूवल आएगा, फिर वो उसका जो फंक्शनल साइड का जो है, यानी एफआई, अगर एफआई मॉड्यूल बोलूं मैं, तो एफआई मॉड्यूल का जो लीड है उससे अप्रूवल आएगा, और फिर अपने पास ये सारे अप्रूवल आने के बाद फिर बेसिस टीम विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। दिस इज हाउ हाँ। बेसिस टीम वर्क्स। अगर अप्रूवल सब है इन प्लेस, then only we will work, otherwise we will not work, we will not touch that requirement। ऐसा होता है।
चलेगा सर। ये क्लियर है ना? ये सब सर मेथोडोलॉजी क्लियर पूरा। है। इसमें सर ये है कि मतलब कि मतलब किसी से भी सैप का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है तो कंप्लीटली गो लाइव करके एंड टू देना एंड। है, मतलब हाँ रेडी हाँ, करके देना है यस, प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से। तो ये फेज वो वाइज हमारे होता है ऐसा सब। मेथोडोलॉजी में आ जाएगा। हाँ, यस यस, ये फेज वाइज मैनर में हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपको बुलेट पॉइंट में अगर आपको पूछा जाए इंटरव्यू में, तो उसका फुल फॉर्म बता देना, पर्पस बता देना, फेजेस एक्सप्लेन करना। 6 फेज होते हैं और हर एक अच्छा। फेज में बुलेट पॉइंट भी अगर बता दोगे तो भी चल जाता है। बस उन्हें पता होना चाहिए कि बंदे को ये सब पता है। अगर बंदे को सब पता है, ऊपर ऊपर से बता भी रहा है ना, देन दे आर मोर देन हैप्पी। तो फिर वो डिटेल में नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें बस इतना ही, इंटरव्यू का काम क्या होता है, इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या होता है कि उन्हें समझना है कि बंदे को, वो एग्जामिन करते हैं अपने को कि इसे पता है कि नहीं पता, ये चीज उसे पता है कि नहीं पता, ये चीज उसे पता है कि नहीं पता। अगर उसे पता है तो फिर वो ऊपर ऊपर से ही जानेंगे कि इसको कितना पता है। अगर वो वो पर्टिकुलर एरिया में अगर वो गड़बड़ कर रहा है, आंसर देने में कुछ गड़बड़ कर रहा है, या फिर वो क्वेश्चन को घुमा रहा है, आंसर को घुमा रहा है, तो फिर वो पकड़ेंगे वहां पे। और फिर वो पर्टिकुलर वो एरिया पे फिर तुमको पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे। वैसा, अगर तुमको उसने पूछा कि लैंडस्केप बताओ, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन, आप बताओगे कि प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस, ये लैंडस्केप है। उसे तो पता है कि तुमने गलत आंसर दिया, लेकिन तुम फिर भी बोल रहे हो कि नहीं ये सही है। तो फिर वो उसके अंदर जाएगा और फिर वो तुमको वहां पे पकड़ेगा और तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। अगर वो तुम्हें लैंडस्केप भी पूछता है, तो तुम अगर ऊपर ऊपर से भी बता रहे हो कि लैंडस्केप डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन होता है, अगर वो उसको पता चल गया कि भाई इसे पता है लैंडस्केप का मतलब क्या है, आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते फिर वो लोग, क्योंकि उनको इतना ही जानना होता है कि बंदे को, सामने वाले बंदे को पता ही नहीं पता। वैसा। समझे? यस। इस इसे कल क्या है? कल वेडनेसडे। वेडनेसडे, क्लाइंट, नाइस। We are still reloading the data. ठीक है, कल क्लाइंट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लाइंट क्या होता है, फिर क्लाइंट के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या क्या परफॉर्म करते हैं, सब मैं फिर आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कल से। ठीक है? ओके सर। तो अभी मिलते हैं कल फिर। कल फिर अभी अगर नहीं आज के ऐसा अगर नहीं होता है कल बैच, तो फिर जल्दी मिलेंगे, अदरवाइज अपना 10 बजे, 10 अच्छा to 11। सर। ठीक है? ओके सर, श्योर। मैसेज ओके। कर देना सर अगर आप पहले आने होगा तो। अगर, हाँ, वही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आज के ऐसा। हाँ, क्योंकि मैं भी आ यस। जाऊंगा फिर ऑफिस जल्दी। वही वही, चलेगा चलेगा। ठीक है, ओके। चलो, ओके, बाय। गुड नाइट सर।